तो आप लोगों को मैंने गुप्त काल में कौन सा शासक पढ़ा दिया था, बताओ? ओके, कुमारगुप्त में दो चार बातें और सुन लो। एक तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया? किससे जानकारी मिलती है? वेनसांग। चीनी यात्री कौन? फायान ने नहीं बेटा, वेनसांग कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को सक्रादित्य ने बनाया था और सक्रादित्य इसी की उपाधि थी, सक्रादित्य। ठीक है, तो लिख दो ये बात, मैं लिखा रहा हूं, आप लोग लिखेंगे। अरल क्या करना है? एसी बंद करा दूं? बढ़वा दे? ओके, अच्छा ठीक है ठीक है। अरे तू पीछे बैठा बैठा तेरे पास आ रही है कि एसी की? हाँ, यही तो बात है। मैडम की बात सही है, जो बता रही है कि आज लड़के नहाके नहीं आए इसलिए उनको गर्मी लग रही है, और लड़कियां नहाके आई है। लेकिन बेटा तू तो नहाई हुई लग नहीं रही आज। लग रही है? लग रही है, फिर ठीक है, चल मान लिया मैंने। ठंड लग रही है, चलो ठीक है, मैं कम करवा देता हूं। ओके, आने दो उसको, तब तक चलने दो। पहले लिखो वेन, अरे कुमार गुप्त में लिखना है जो मैं बोलूंगा। हवेन सांग ने बताया कि, कुमार गुप्त में लिखो वेन सांग ने बताया कि, बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण वेन सांग ने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण सक्रादित्य सक्रादित्य ओब्लिक कर्मादित्य ने करवाया था। क्रमादित्य दोनों ही नाम है इसके, सक्रादित्य ओब्लिक कर्मादित्य ने करवाया था। करवाया था। कुमार गुप्त की उपाधियां, कुमार गुप्त की उपाधियां, कुमार गुप्त की उपाधियां, उपाधि रहे, उपाधियां सक्रादित्य, कर्मादित्य, महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य थी। कुमार गुप्त की उपाधियां शक्रादित्य, क्रमादित्य, महेंद्रादित्य थी। तो अब बताओ कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? कुमारगुप्त ने। कैसे जानकारी मिलती है? वेनसांग तो कहता है कि सक्रादित्य ने बनवाया था, तो जो किसकी उपाधि है? ठीक है ठीक है, ओके। एक बात और लिख दो, लगातार लिखते जाओ आप तो। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय को महायान बौद्ध धर्म का,
महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। इसका पुस्तकालय धर्मगंज कहलाता था, जिसमें इसका पुस्तकालय धर्मगंज कहलाता था, जिसमें 3 भाग थे। 3 भाग थे। रत्नोरंजक, रत्नोदधि, रतन सागर, तो ध्यान से सुन लो। नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया किसने? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने कितने युद्ध किए बताओ? एक भी नहीं किया। और कितने साल शासन किया बताओ? 40 साल शासन किया। तो 40 साल में एक भी युद्ध नहीं करेगा तो शांति और व्यवस्था में कला का विकास होगा, शिक्षा का विकास होगा। भाई अपन देख तो रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनवाया, 40 साल शासन किया, परंतु 40 साल शासन तो समुद्रगुप्त ने भी किया था। उसने तो नहीं बनवाया, उसे बनवाना चाहिए था। तो उसने क्या किया? उसने युद्ध किए। तो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त का समय तो युद्धों में बीत गया। और बेटा जो पहला शासक था ना, वास्तविक संस्थापक, कौन? चंद्रगुप्त, उसका टाइम ब्याह करने में चला गया। वो नैना लड़ा रहे थे, किसके साथ? कुमार देवी के साथ। तो उसका टाइम यूं खराब हो गया जैसे क्लास के कई बच्चों का खराब हो जाता है, चला जाता है, और कुछ का युद्ध में चला जाता है। हो रहा है ना? वाह वाह। तो किसी का समय यूं खराब हो जाता है, किसी का युद्धों में लड़ने में खराब हो जाता है, और जो बच जाता है दोनों से, लड़ाई से, नैना लड़ाने से, वो शिक्षा में विकास कर लेता है। देखो तो इसने कुमारगुप्त ने किया। तो इन दोनों से बचना होगा बच्चों आपको, लेकिन बचना कहां होता है। खैर, इस नालंदा विश्वविद्यालय को बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। तो महायान बौद्ध धर्म यहां पढ़ाया जाता था, और 10,000 विद्यार्थी एक साथ यहां पढ़ा करते थे एक साल में। हर साल दुनिया भर के 10,000 विश्वविद्यालय के अंदर विद्यार्थी पढ़ते थे और पास आउट हो जाते थे। तो एट ए प्रेजेंट वहां चूंकि 5 वर्षीय कोर्स होता था, 10,000 विद्यार्थियों का हर साल एडमिशन होता था, और 10,000 विद्यार्थी शिक्षा पूरी करने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद वहां से चले जाते थे। इसलिए एट ए प्रेजेंट वहां 50,000 विद्यार्थी पढ़ा करते थे। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? 5 ईयर में हर साल 10,000 आ रहे हैं, 10,000 जा रहे हैं, तो 5 साल में वहां 10,000 के हिसाब से 5 साल में कितनी भर्ती हो गए? 50,000। तो 50,000 विद्यार्थियों को यहां पढ़ने की कैपेसिटी थी। यहां एक बड़ा पुस्तकालय था जिसमें दुर्लभ पांडुलिपियां थी, हमारी संस्कृत भाषा में लिखी हुई बौद्ध धर्म की दुर्लभ पांडुलिपियां थी। और इस पुस्तकालय को धर्मगंज कहा जाता था।
इस धर्मगंज में 3 भाग थे, 3 मीनार थी, जिसमें एक मीनार में, एक बिल्डिंग में धर्म से संबंधित पुस्तकें होती, दूसरी में चिकित्सा, और तीसरी में जो दर्शन के साथ साथ जो तकनीकी ज्ञान है उसके बारे में ज्ञान मिलता था। अर्थात वहां पर किताबें और धर्म जो ग्रंथ हैं वो रहा करते थे, पांडुलिपियां। बाद में नष्ट किसने कर दिया? इस नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले कौन थे? तो एक तुर्क था, तुर्क, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। और उसके साथ ट्रेजेडी ये थी कि वो देखने में काला भी था और काना भी था, काला भी और काना भी। चूंकि मोहम्मद गोरी के 4 दास थे, मोहम्मद गोरी था ना, गोरी, उसके 4 दास थे, 4। पहले का नाम था यल्दोज, दूसरे का नाम था कुबाचा, और तीसरे का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और चौथा था कुतुबुद्दीन बख्तियार खलजी। ये मैंने बताया काना और काला। अब मोहम्मद गोरी की छोरी 3 थी, गोरी की छोरी 3 और छोरा 1 भी ना, इसलिए उसने अपनी छोरियों का ब्याह यल्दोज के साथ, बड़ी वाली का, बीच वाली का कुबाचा के साथ, और सबसे छोटी वाली का किसके साथ कर दिया? और कौन रह गया? इसलिए कुंठित था। गोरी ने अपना साम्राज्य जो अफगानिस्तान वाला था वो तो सौंप दिया यल्दोज को, काबुल से कंधार से लेकर बलूचिस्तान तक का, आज वर्तमान का जो लाहौर तक का प्रदेश था वो कुबाचा को दे दिया, यानी वर्तमान पाकिस्तान। तो गौर और गजनी का प्रदेश तो इस यल्दोज को दे दिया, पाकिस्तान वाला इलाका इसको दे दिया, और सबसे दूर वाला भारत का दिल्ली का राज, दिल्ली सल्तनत इसको सौंप दी। सबसे प्रिय ये था, बड़ा भी था, इसको अपना गृह क्षेत्र गौर, जहां का रहने वाला था, राजधानी गौर, उसका राज दे दिया। थोड़ा दूर वाला इसको दे दिया, और सबसे खराब इसको दे दिया। इसलिए दिल्ली में सत्ता इसने स्थापित की, ऐबक ने। लेकिन ये रह गया बाबूजी, कौन? खिलजी। तो इसका दिमाग खराब, तब ये सेना लेकर के चल पड़ा और दिल्ली का राज जहां खत्म हुआ, बिहार पर आक्रमण कर दिया। अब बिहार में और तो कोई लड़ा नहीं, गांव के गांव पर कब्जा करता चला गया। काना था, काला भी था, क्रूर था, आग लगा देता था गांव को, लूट लेता था गांव को। इसके सामने फिर वो आ गया नालंदा विश्वविद्यालय, तो इसने देखा कि इतना ऊंचा, इतना बड़ा, ये जरूर राजधानी है। फिर इसने कहा, बोले अटैक, आक्रमण कर दिया। बौद्ध भिक्षु थे दोस्तों, बौद्ध भिक्षु विद्यार्थी, विद्यार्थियों की ड्रेस होती थी, एक तो इन विद्यार्थियों के बाल काटे जाते थे उस तरह से, बेटा उस तरह से बाल कटे हुए, यानी गंजी खोपड़ी होते थे सारे, और साथ में वस्त्र इनके कत्थई होते थे। आपने कभी दलाई लामा के वस्त्र देखे हो तो कत्थई कलर के, कत्था जैसे होता है, बोले तो कॉफी कलर, कॉफी कलर की इनकी ड्रेस होती थी। और तो एक ही ड्रेस के अंदर और बाल कटे हुए वो विद्यार्थी भागे, निकले वहां से। तो इसको लगा अच्छा सेना है, मतलब एक ड्रेस में तो सेना होती है, अच्छा तो सेना है। उसने सबको काट दिया और फिर इसमें आग लगा दी, सारे ग्रंथ और इस विश्वविद्यालय का सर्वनाश कर दिया। किसने किया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने। ओके, तो लास्ट लाइन ये भी लिख दो, कुतुबुद्दीन बख्तियार बख्तियार खलजी। ये खिलजी नहीं है, ये खलजी है, खलजी जी, खलजी। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार खलजी ने 1193 में, कुतुबुद्दीन बख्तियार खलजी ने 1193 में 1193 में बिहार पर आक्रमण किया, बिहार पर आक्रमण किया।
बिहार पर आक्रमण किया, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। ओके, तो ये बड़ा बदमाश था जी। कौन? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। ओके, हाँ, बहुत बदमाश था। तो अब दो चार बात और बता दूं। कल मैं नींबू की सफाई कर रहा था अपने खेत पर। तो मतलब नींबू का पेड़ जो है, तो उनकी वो जड़ें निकालनी पड़ती है। अब यार वो 5 साल हो गए, पेड़ भी बहुत बड़ा भी हो गए यार, और सारे पेड़, लेकिन नींबू नहीं लग रहे उनके। तो मुझे किसी ने कहा कि वो जड़ें निकालो। अब वो निकालने की कोशिश में कांटा लग गया आंख में, लाल हो रही है, दर्द भी हो रहा है। मैंने तो वहीं छोड़ दिया। मैंने कहा लगे तो ठीक, भाड़ में जा। और नींबू के कांटे तगड़े होते हैं। गुस्सा हो रहा है, मेरे तो मन कर रहा था कि मैं काट दूं इसको पूरा। मैं तो ले भी आया था अंदर से काटने के लिए, फिर माँ ने रोक दिया, बोले बेटा मैं कर दूंगी सफाई, तू जा। मेरा काम में नहीं होता। खैर, तो हाँ जी, हाँ वो तो तू गया ही था। हाँ, तो वहीं तो था। हाँ, तो वहीं था। मेरा फार्म हाउस जो है यहाँ पर सिक्कर रोड पर, टाटियावास टोल से पहले, वहां की बात है। तेरे को तो पता ही नहीं है, तो यूं फेंक रहा है। खैर, फेंकू होते हैं कुछ बच्चे, कोई ना। तो एक बात तो कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी की दूसरा कुमार गुप्त की खास बात यह है दोस्तों कि इसने धर्म चेंज कर लिया। हाँ, उस जमाने में धर्म चेंज करने का अर्थ यह भी है कि वैष्णव धर्म अलग लोगों का होता था और शैव धर्म अलग लोगों का होता था और बौद्ध धर्म अलग लोगों का होता था और शाक्त धर्म अलग लोगों का होता था। वैष्णव विष्णु की पूजा करते थे, विष्णु अवतार, राम की, कृष्ण की, इनके। और शैव लोग शिव को मानते थे और शाक्त वाले दुर्गा को मानते थे। हम तो क्या मिश्रित हैं, सबको मान लेते हैं। तो पहले चूंकि इनका वैष्णव धर्म था और विष्णु का वाहन जो गरुड़ था ना दोस्तों, वो इनकी राज मुद्रा थी दोस्तों। बताई थी मैंने बात। हाँ, राज मुद्रा थी। लेकिन कुमार गुप्त ने वैष्णव धर्म छोड़ दिया तो गरुड़ मुद्रा भी छोड़ दी। उसने किसको अपनाया? शैव धर्म को अपनाया। और चूंकि शैव धर्म में एक तो शिव है, उनके साथ साथ जो है वो पार्वती है और उनके बेटे हैं दो। बड़ा बेटा कार्तिकेय और छोटा बेटा गणेश है। तो दोस्तों, कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है, पता है क्या? स्कंद भी नाम कार्तिकेय का है। और कार्तिकेय का वाहन कौन सा है? अरे वाह! तो इसने अपनी राजमुद्रा किसको बनाई? मोर को, मयूर को राजमुद्रा बना लिया। ठीक है, तो लिख दो, कुमार गुप्त ने थोड़ी कम कर दा है ना, चॉइस कर दा। तो लिखो रहे, कुमार गुप्त ने वैष्णव धर्म छोड़कर शैव धर्म अपनाया। वैष्णव धर्म छोड़कर
शैव धर्म अपनाया, शैव धर्म अपनाया। गरुड़ के स्थान पर, गरुड़ के स्थान पर मयूर को, वन पीछे वाली मत कर, पीछे वाली तो रहने दे, यहाँ छोरन तो बहुत जोर की गर्मी लाग रही है। हाँ, या अगली अगली कर दे, या आने तो गर्मी लाग रही है बहुत बुरी, या तो मर जाएगा गर्मी के चक्कर में। तो यान तो तू कर दे 16, आन तो 16 कर दे सबने, या एक बढ़ार 24 कर दे। ये अगली आज छोरी नहा रही ए चक्कर में ठंड लाग रही है। बाकी ये छोरे 5-5 6-6 दिन हो गए नहाए नहीं, कल संडे भी निकाल दिए लेकिन नहाए नहीं है। बदबू आती है ना बेटा, और के। हाँ कोई ना, अच्छा रहने दे तू। जिंदा भूत सही करे, वो गंध आती है ना बेटा, पीछे पीछे हो लेते हैं, इसलिए परफ्यूम मत लगाया कर। छोरियां तो कतई नहीं लगाया, परफ्यूम लगाने से भूत लग जाते हैं, ये कह रही है। मैं कह रहा हूं जिंदा भूत पीछे हो लेते हैं। अच्छा ठीक, मैं, तुम टॉपिक से भटकाते क्यों हो? बावली है। मेरे को बता रही कि परफ्यूम नहीं लगाती सर, भूत पीछे लग जाते हैं। मैंने कहा जिंदा भूत पीछे लग ही जाते हैं। हाँ खैर कोई ना। अरे बावली, महंगा महंगा लोग इसलिए खरीदते हैं कि दूसरों को खुशबू आए और पीछे लग जाए। खैर यदि मान लो परफ्यूम लगाए और किसी दूसरे को उसका एहसास नहीं हो तो फिर उसके पैसे खर्च करने का मतलब क्या है? हाँ तो ये तो बात है। खैर मेरे को बीच में टोक रहे हैं, अब गुस्सा आ रहा। मैं डांटता नहीं हूं, मैं उतारता हूं। हाँ तो मयूर के, सॉरी, गरुड़ के स्थान पर मयूर को राज मुद्रा बनाया। अच्छा, तो मयूर को राज मुद्रा बनाया। अजी गरुड़ के स्थान पर मयूर को राज मुद्रा बनाया, बताओ। और बेटा मैंने समझा तो दिया था इधर, वैष्णव धर्म छोड़ दिया, विष्णु का वाहन गरुड़ था, वैष्णव धर्म छोड़ दिया, गरुड़ को छोड़ दिया, शैव धर्म अपना लिया। शैव धर्म का मतलब इनको अपना लिया, इनको अपना लिया तो ये भी साथ आ गए, ये आ गया तो इसका वाहन कौन है? मोर। तो मोर को कहते हैं मयूर। तो मैंने मयूर ही तो लिखा है, या कुछ और लिखा दिया ना? तो फिर हाँ ठीक है, ओके। अब एक मैंने आपको बताया था कि ये जो बयाना है ना दोस्तों, बयाना भरतपुर में गुप्तकाल सिक्कों का एक ढेर मिला। तो वो जो ढेर मिला मैं दिखा दूं क्या? हाँ जी। कुछ पढ़ने में आ रहा है क्या? क्या लिखा है? बयाना मुद्रा निदान भारत में पाया गया। तो बयाना भारत में ये तो यूं ही इतना नॉलेज होता है। खैर अब तक का सबसे बड़ा मुद्रा, सबसे बड़ा सिक्कों का ढेर जो है यही मिला। 1946 में इसकी खोज हुई थी। और किसने की थी? एएस अल्तेयर ने। अब इसमें अल्टेकर कर दिए, कोई बात नहीं, अल्तेयर है। इसमें गुप्त शासकों द्वारा जारी की गई लगभग कितनी? 2000 सोने के सिक्के। एक एक सिक्के, मैंने 2000 बताया था आपको, एक एक सिक्के में 2 तोड़ा, बोले तो 20 ग्राम वजन है। अब
आप यदि गणित आती है तो 2000 गुणा 20 ग्राम करो, देखें कितना होगा। 2000 गुणा 20 तो 40 किलो सोना हो गया। तो मटका भी तगड़ा ही था, मतलब काला मटका वो वाला, और उसमें पूरा भर करके दबा दिया सब। पहले के जमाने में अपने लोगों के पास पैसा बहुत था। अरे सोने की चिड़िया थी भारत, मतलब लूट ले गए विदेशी, वरना तो आपके घर भी 20-20 30-30 किलो सोना पड़ा होता। और क्या, ले गए सोना हमारा। बताते हैं कि सोना उस मटके से इन्होंने निकाल तो लिया, लेकिन फिर सारे सिक्के दोबारा डाले तो डाल नहीं पाए। इस कदर सिक्कों को जचा करके किसी आदमी ने दबाया था। दोबारा भर दिए। वो एक हमारे दोस्त मजाक करते रहते हैं, आरटीओ में है, आरटीओ ऑफिसर। तो वो कहते हैं कि बाड़मेर इलाके में पहली पोस्टिंग थी, तो वो बता रहा था कि वहां के लोकल गांव में देसी जीप चलती थी। उसमें, हाँ, उसमें इतनी सवारियां भरी हुई थी कि मैंने एक बार रोका ओवरलोड के चक्कर में। मेरे को अनुमान नहीं था, मुझे यूं लग रहा था कि शायद ये 8 9 10 की जगह इसने 12 की जगह इसने 15 16 ठोक रखी है। लेकिन जब मैंने सबको वापस उतारा, सबको कहा कि बाहर आओ, तो करीब 45 सवारियां ठोक रखी थी। मैंने हाथ जोड़ दिया, मैंने कहा कि तू एक बात बता, तू वापस बैठा करके दिखा दे, मैं तेरे को छोड़ दूंगा। उसने ऐसा एडजस्टमेंट किया कि सारी 45 ठोक ली, एक भी बाहर नहीं था। मैंने उसे कहा भाई तू जा, तेरा क्या चालान बनाऊंगा मैं। तो वही कहानी यहां पर है, इतनी सिक्के। और इन सिक्कों की और खास बात कि आप देखना चाहो तो इन सिक्कों में सबके सिक्के हैं। जैसे ये राजा रानी प्रकार के सिक्के, ये चंद्रगुप्त प्रथम के सोने के सिक्के, इनमें एक धनुष चलाता हुआ, इसमें रानी बैठी हुई, एक तरफ चंद्रगुप्त, एक तरफ कुमार देवी जी, हाँ कुमार देवी। और इसमें देखो तो क्या हो रहा है, देखे नहीं, आपको थोड़ी बहुत अक्ल हो तो। वीणा बजाता हुआ, अरे वाह वेरी गुड, पकड़ लिया आपने। ये समुद्रगुप्त का वीणा बजाता हुआ वाली मुद्रा है। तो सिक्के दोस्तों मोटे मोटे होते थे, मोटे मोटे, हाँ। तो ठीक है, बस अब मैंने दिखा दिया, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। हाँ, एक बात और, इसने चांदी के जो सिक्के हैं, इसके बापूजी ने चांदी के सिक्के चलाए थे, ध्यान है क्या? लिखाया था मैंने आपको कि जो चंद्रगुप्त सेकंड था, उस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को हराया था गुजरात में। हराया था क्या? तो इसने उन्हें हराया था गुजरात में, गुजरात में। और गुजरात में इसने किसके सिक्के चलाए थे? चांदी के सिक्के चलाए। अब चूंकि चांदी के सिक्के काफी लोकप्रिय हो गए, अच्छा लगा लोगों को, क्योंकि सोने में और चांदी के सिक्कों में बड़ा फर्क है। कैसे समझ में आएगा आपको? जैसे मान लो 2000 का नोट चलता था ना, तो वो चलता भी था और वो नहीं भी चलता था। 2000 का नोट किसी को पकड़ा देते तो वो भाई 10 रुपए का सामान दे ले, 2000 ले ले। वो कहता था मेरे को सामान देना ही नहीं, तू तेरा 2000 ले जा। वो चलता ही नहीं था। वो चलता तो था लेकिन वो चलता नहीं था। बड़े सिक्कों के साथ, नोटों के साथ में ये समस्या है। और छोटे जो होते हैं नोट 50 का 100 का, ये ज्यादा चलते हैं। आप बताओ नहीं चलते क्या? लेन देन में ज्यादा 50 का और 100 के नोट ही ज्यादा चलते हैं। 2000 के नोट को सामान्य लेन देन में इस्तेमाल नहीं किया जाता। वो तो भ्रष्टाचार या फिर कोई जमीन का मोटा लेन देन करना हो तो ही वो गड्डियां काम आती थी। बात समझ रहे हो ना आप? तो इसलिए
इसने चांदी के सिक्के ज्यादा चले, सोने के सिक्के कम चले, इसलिए इसने जो कुमारगुप्त जो था, कुमारगुप्त ने ये चांदी के जो सिक्के हैं वो मध्य देश में भी जारी कर दिए। तो ये वाली लाइन और लिख लो, लिखो, कुमारगुप्त ने चांदी के सिक्के, कुमारगुप्त ने चांदी के सिक्के, कुमारगुप्त ने चांदी के सिक्के मध्य देश में जारी किए। ओके, अब बढ़िया काम चल रहा था जी कुमारगुप्त का, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, बढ़िया राज कर रहा था, जिंदगी में कभी युद्ध लड़ा नहीं, सेना लेकर कभी गया नहीं। लेकिन हमेशा किस्मत अच्छी नहीं होती। मध्य एशिया से तुर्क, उस समय तुर्कों का धर्म बौद्ध था। इस समय तक इस्लाम दुनिया में पनपा ही नहीं था, मोहम्मद साहब भी पैदा ही नहीं हुए थे, उस समय की बात है। तो मध्य एशिया के तुर्कों का धर्म बौद्ध था, लेकिन क्रूर और वैसी थे तुर्क। ये जो तुर्कड़े हैं, ये मध्य एशिया के तुर्क, क्या हो गया, तुर्कड़े ही हैं और क्या। तो ये मध्य एशिया के जो तुर्क हैं ये क्रूर थे, वैसी थे। इनका आक्रमण भारत पर हो गया, बड़ी संख्या में टिड्डी दल की भांति ये भारत पर आक्रमण कर बैठे। जब आक्रमण हुआ उस समय तुर्कों को पुष्यमित्र कहा जाता था। पुष्यमित्र जाति तुर्कों को कहते थे। तो इस पुष्यमित्र जाति का आक्रमण हुआ, भयंकर आक्रमण हुआ और भारत पर चढ़ाई कर दी, भयंकर कर दी, और क्षेत्र पर क्षेत्र जीतते चले गए। तब कुमारगुप्त ने तो जिंदगी में युद्ध लड़ा नहीं था, और इसका आखिरी टाइम था, बोले तो बुढ़ापा, बूढ़ा हो चुका था। और कुमारगुप्त का बेटे का नाम मैंने क्या बताया, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने अपना अभिलेख जो लिखवाया दोस्तों, उसका नाम है बीतरी, बीतरी स्तंभलेख। ठीक है, ये गांव है यूपी में। मैं कानपुर के पास में, एक बार मैं इलाहाबाद गया था, मार पिताजी को वो कुंभ का मेला भरा था 2019 में, तो वहां दर्शन कराने के लिए मेरे पिताजी जो है थोड़े से आड़ू किसान है, बूढ़े भी हैं, तो वो ट्रेन को और इनको बोले मेरे को नहीं जाना कहीं भी, बोले मन में होना चाहिए, तीर्थों में क्या पड़ा है, मतलब इस प्रकार के विचार वाले हैं। जबकि माँ का मन था, बोले बेटा गंगा यमुना मिलती है, सरस्वती मिलती है, बहुत नाम सुना है। मैंने कहा चलो। पिताजी बोले मैं ना जाऊं। मैंने कहा क्यों? बोले ट्रेन में ऐसे सही नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं गाड़ी में ले चलता हूँ। बोले जब तो चालू। तो मैं लेके गया था। तो कानपुर के पास में चाय पीनी, पिताजी बहुत पीते हैं, तो चाय पीने के लिए गांव आया था। उस गांव का नाम था बीतरी। तो मुझे ये याद है, फिर मैंने देखा जाकर के, मंदिर है और गुप्तकालीन मंदिर में ये लेख लिखा हुआ है मंदिर में, लेकिन वहां गांव के नाम ऐसे ही है। बीतरी के बाद अगला गांव आया, उसका नाम था तीतरी। पहला था भीतरी, अगला गांव था तीतरी। तो मतलब नाम ऐसे ही है वहां पर। तो याद रखना, मैं तो गांव की बात बता रहा हूं। तो बीतरी गांव याद रखें। तो बीतरी गांव की मंदिर से इस स्कंदगुप्त का लेख मिला है, जिसमें इस आक्रमण का उल्लेख है। लिखा है कि भयानक आक्रमण हुआ और भारत को, हिंदुस्तान की सीमाओं को वो लांग गए, गांवों को आग लगा दी, लूटने लग गए। कुमारगुप्त ने कहा कि बेटा मैं बूढ़ा हूं, ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जाता,
जिंदगी में युद्ध नहीं लड़ा, अब क्या लड़ूंगा। तब इसके बेटे ने, स्कंदगुप्त ने कहा कि ठीक है मैं जाता हूं। फिर स्कंदगुप्त ने उनका सामना किया। लगभग 2 वर्ष के संघर्ष के बाद स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों को मारकर पीछे लौटने पर बाध्य कर दिया। पुष्यमित्र वापस लौट गए, हार भी गए। सैकड़ों की संख्या में उनको बंदी बनाकर के दासों के रूप में पाटलिपुत्र भी लाया। लेकिन जब स्कंदगुप्त जब जीत करके आ रहा था तो उसे लग रहा था, उसको और उसके सेनापतियों को, कि हमारा भव्य स्वागत होगा। पाटलिपुत्र तक आ गए, कहीं कोई स्वागत नहीं किया गया। बड़ा अजीब लगा। पहले के जमाने में आपको पता हो तो राजा जब जीत कर आता था तो उसका स्वागत करते थे, तो इसका कहीं स्वागत नहीं हुआ। तब इसने सेनापतियों को कहा, अरे रुको, पिताजी जो है ना, उन्होंने शायद पाटलिपुत्र नगर के बाहर गेट के जगह स्वागत बहुत बढ़िया लगाया होगा, आगे चलो। पाटलिपुत्र तक आ गए, कहीं कोई स्वागत नहीं। स्कंदगुप्त को फिर लगा, तो स्कंदगुप्त ने फिर कहा अपने सेनापतियों को कि हो सकता है महल के पास स्वागत किया जाए। महल के पास में बढ़िया स्वागत कक्ष बनाया होगा और बढ़िया सामियाना, शायद वहां पर अपना स्वागत हो। लेकिन महल पर भी आ रहे के हो गो। कौन है? अरे भूत बात तो करें, लेकिन ये कौन है, इसको रोको। ओके, तो अरे रुक जाओ, बात को सुनो। मैंने बताया कि स्कंदगुप्त जो है वो उसने अपने सेनापतियों को कहा कि महल पर स्वागत होगा। महल के पास भी पहुंच गए, लेकिन फिर भी स्वागत नहीं हुआ। तब उसे गुस्सा आया कि पिताजी के बस में नहीं था, फिर भी मैं गया, 2 साल से संघर्ष किया, और तुम माता पिताओं का इतना भी फर्ज नहीं है कि कम से कम बेटे की जीत पर खुशी तो मना सको। बहुत गुस्सा था स्कंदगुप्त को। वो तेजी से महल के द्वार की ओर बढ़ा। तभी उसे महल पर के द्वार पर उसकी खुद की मां मिली। जब मां के चेहरे की ओर देखा स्कंदगुप्त ने, तो देखा कि उसकी मां का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ है। उसने पूछा, मां क्या हुआ? तो उसने कहा, बेटा तेरा बाप नहीं रहा। तो तब तक किसकी मृत्यु हो चुकी थी? कुमारगुप्त की। यानी उसमें लिखा हुआ है कि जब पुष्यमित्रों का आक्रमण का सामना कर जीत कर स्कंदगुप्त वापस लौटा, तब तक कुमारगुप्त की मृत्यु हो चुकी थी। तो तुम भी करा दो मृत्यु, लिखा दो, लिखो। कुमारगुप्त के अंतिम समय, कुमारगुप्त के अंतिम समय, कुमारगुप्त के अंतिम समय मध्य एशियाई पुष्यमित्र जाति, मध्य एशियाई पुष्यमित्र जाति का आक्रमण हुआ,
स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों का सामना किया। पुष्यमित्रों का सामना किया। जब पुष्यमित्रों को हराकर स्कंदगुप्त महल में लौटा, तब तक कुमारगुप्त की मृत्यु हो चुकी थी। ओके, हेडिंग डाल दो। लास्ट शासक के नाम क्या है? स्कंदगुप्त। ये अपनी इतिहास का सबसे बड़ा चैप्टर था। ये गुप्त काल लगभग समाप्ति की ओर है। स्कंदगुप्त, इसका टाइमिंग 455 से लेकर 467 ईस्वी तक। स्कंद मतलब कार्तिकेय, मैंने बताया था अभी। स्कंद का मतलब ही कार्तिकेय है। इधर बताया तो था मैंने स्कंद। तो चूंकि कुमारगुप्त ने शिव के प्रति आस्था के कारण अपने बेटे का नाम ही स्कंद रख दिया। बहुत ही योग्य, इसने अपने पिता के समय भी योग्यता साबित की, लेकिन किस्मत इसकी इतनी अच्छी नहीं थी। इसके समय बहुत सारे आक्रमण हुए। यानी कुमारगुप्त के समय जो 40 वर्षीय शांति काल था वो अब नहीं रहा। इसके अभिलेखों की बात करें तो 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं इसके। तीन अभिलेख प्राप्त होते हैं। एक अभिलेख है दोस्तों कहोम अभिलेख। मैं बता दूं एक बार, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा, उतारने की जरूरत नहीं है। कहोम। दूसरा मैंने बीतरी अभी बताया था, बीतरी एंड तीतरी। तो बीतरी स्तंभलेख, ये कहां से मिला है दोस्तों? जिला गाजीपुर, यूपी। और तीसरा दोस्तों इसका अभिलेख जूनागढ़ से प्राप्त होता है। जूनागढ़ अभिलेख। ये जो कहोम अभिलेख, ये वास्तव में स्कंदगुप्त का नहीं है। ये स्कंदगुप्त के समय, उसी के टाइमिंग में एक जैन था, जैन व्यक्ति, नाम था मद्र। तो मद्र नामक व्यक्ति का है। व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां
स्थापित करवाई, एवं लेख लिखवाया। तो इस लेख में दोस्तों उसने अपने शासक स्कंदगुप्त का भी नाम का उल्लेख किया और उसकी विशेषताएं भी बताई। तो इसने खुद ने नहीं लिखा, मद्र नामक व्यक्ति जो जैन था उसने 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां लगवाई। उन मूर्तियों के ऊपर ये छैनिया थोड़े से अपना नाम कि मैं मद्र 5 मूर्तियां बनवा रहा हूं। हमारे राजा स्कंदगुप्त बहुत महान है, अनेक युद्धों के विजेता हैं, तो यहां उसने उल्लेख करवाया। भीतरी वाले की बात मैं बता चुका आपको, ये एक मंदिर से प्राप्त हुआ, मंदिर से प्राप्त। इसमें 2 विजय की सूचना मिलती। इसमें एक तो किसको हराने की सूचना मिलती है, पुष्यमित्र जाति एवं हूण, हूणों को हराने की सूचना मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख, यहां भी हूणों को हराने की सूचना प्राप्त होती है। हूणों को हराकर इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। पुनर्निर्माण करवाया। करवाया। तो इस प्रकार से 3 लेख मिलते हैं। अब मैं तुम्हें जूनागढ़ के बारे में बताऊंगा, ध्यान से सुन लो। जूनागढ़ के बारे में बताने जा रहा हूं और इसमें सुदर्शन झील की काफी जानकारी है जो एक साथ ही आप प्राप्त कर लें। ये दोस्तों राजस्थान से लगता हुआ ये जो गुजरात है, गुजरात का भाग, इस गुजरात में यहां इस स्थान पर मानसूनी वर्षा कम होती है और यहां गिर की पहाड़ियां भी है, पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों से 2 नदियां निकलती हैं जो आगे जाकर के एक हो जाती हैं। पहाड़ियां थोड़ी ऊपर, जैसे यहां पर, तो जूनागढ़ के पास में दोनों नदियां एक हो जाती हैं। दोनों नदियों का नाम ये पिलासनी और स्वर्ण, स्वर्ण 2 नदियां ये जहां मिलती हैं उस जगह का नाम जूनागढ़ है। इसको मैं आपको यूं बता सकता हूं कि जैसे मान लो कि तो यहां से नदियां निकली और नदियां तो नीले पेन से निकाल दो, चलो सफेद से, और ये यहां पर मिल गई। और यहां पर भी एक पहाड़ है, इस पहाड़ के कारण ये नदियां मिल जाती है, यानी ये आगे नहीं बढ़ पाती है, इधर घूमती है और ये मिल जाती है। अब जहां ये नदियां मिलती हैं दोस्तों, वहां पर ये क्षेत्र अकाल वाला क्षेत्र राजस्थान से मिलता जुलता है, राजस्थान का पड़ोसी क्षेत्र ही तो है। मौर्य काल में भी यहां लोगों की जमीन उपजाऊ है, पानी नहीं है, तो मौर्य काल में भी समस्या थी। तो मौर्य काल में मौर्यकालीन राजा चंद्रगुप्त मौर्य, मैंने बताया था पहला राजा यही है।
चंद्रगुप्त मौर्य के समय समस्या आई कि पानी नहीं है लोगों के पास। तो उसने क्या किया, अपनी जो गवर्नर था, इस गवर्नर को भेजा कि जा तू कोई व्यवस्था कर और वहां बांध बना दे नदियों पर। तो गवर्नर कौन था इसका? पुष्यगुप्त। इस पुष्यगुप्त को कहा, पुष्यगुप्त ने जो है वो बांध बना दिया। और यहां एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ उसने लंबा सा बांध बना दिया। जब बांध बन गया ना दोस्तों, तो ये पानी रुक गया और ये दूर तक ये पानी फैल गया। एक तरफ ये पहाड़, और जब ये पानी फैला तो उपजाऊ जमीन थी, समझ रहे, और सुदर्शन झील बन गई। बहुत ही प्यारी झील है, दिखाऊंगा अभी। झील बन गई और चारों तरफ पानी का वाटर लेवल अच्छा हो गया, हरा भरा क्षेत्र हो गया, अच्छे पेड़ पौधे उग गए। तो इस झील को देखने में अच्छा लगता था, इसने इसका नाम रखा सुदर्शन झील। फिर दोस्तों, सम्राट अशोक बोले तो इसका पोता, अशोक के समय यह बांध टूट गया। अशोक का गवर्नर था तुसास्य। उसने तुसास्य को भेजा कि जा रहा है बांध बनवा दे। तो इस बांध का अशोक ने, इस कौन सा बांध, जूनागढ़ बांध का पुनर्निर्माण करवाया। तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया बताओ? अशोक ने करवाया। तो अशोक ने इसका पुनर्निर्माण करा दिया। बाद में दोस्तों, जो अशोक है वो तो अशोक है, अशोक तो अशोक है। कोई भी काम करता है तो उसको लिखित में लेता है। अभिलेख किसके ज्यादा? अशोक के। अरे अशोक के अभिलेख या अभिलेख? तो अशोक ने इस पहाड़ के ऊपर ठुकवा दिया। कितनी लाइन है? 14। आपको याद हो तो मैंने 8 वृहत स्तंभ लेख लिखाए थे। गिरनार गुजरात, तो यहां गिरनार, इस पहाड़ी का नाम है गिरनार। गिरनार, इस गिरनार पहाड़ी पर उसने अपने धमाधम 14 लाइनें लिखवा दी। और इन 14 लाइनों के अलावा एक लाइन ये भी लिखवा दी कि मेरे दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गवर्नर पुष्यगुप्त को भेजकर दोनों नदियों के नाम भी स्वर्ण सिक्ता और पिलास ने, स्वर्ण और पिलास ने पर बांध बनवाया और सुदर्शन झील बनवाई। आगे और लिखवा दिया, मेरे समय बांध टूट गया, सुदर्शन झील खाली हो गई, मैंने तुसास्य को भेजा और उसे बांध का पुनर्निर्माण करवा दिया। इतनी बात लिखवा दी। तो दोनों के नाम आ गए ना, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम भी आ गया, अशोक का नाम भी आ गया इस पहाड़ी पर। तो इस पहाड़ी पर लिखवा दिया। बाद में यहां मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। मौर्योत्तर काल में शासक रुद्रदामन ने जब देखा कि यार ये तो सुंदर इलाका है, तो उसने यहां पर एक कस्बा बसा दिया और उस कस्बे का नाम रखा, यहां जो चारों तरफ कस्बा बसा इस पहाड़ी के चारों तरफ, उसका नाम रख दिया जूनागढ़। जूनागढ़। और इस पहाड़ी पर जो खाली जगह थी वहां पर इस रुद्रदामन ने, क्या नाम है इस शासक का? रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा में अपनी इतिहास को लिखवा दिया। तो संस्कृत भाषा का प्रथम लेख कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख, वो भी इसी पहाड़ी पर मिलता है। लिखवा दिया कि मैंने, और हां, इसके समय रुद्रदामन के समय भी बांध टूट गया। तब रुद्रदामन ने अपने राज्यपाल सुविशाख को कहा, मतलब बनवा दे रे। तो सुविशाख ने रुद्रदामन का जो गवर्नर था उसने सेकंड बार पुनर्निर्माण करा दिया। ठीक है ना यहां तक? और बहुत बढ़िया
ये नगर था जूनागढ़, बाद में तो आपको याद हो इतना बड़ा हो गया, रियासत बन गई थी, राज्य। जैसे पाकिस्तान में मिलना चाहता था जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ये 3 रियासतें भारत में मिली नहीं थी। तो ये जूनागढ़ इतना बड़ा हो गया था कि एक राज्य बन गया था बाद में। तो ये जूनागढ़। अब दोस्तों चौथी बात और सुन लो लास्ट की, स्कंदगुप्त के समय बांध फिर टूट गया। अब आया ना स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के समय बांध फिर टूट गया। तब स्कंदगुप्त ने यहां का जो राज्यपाल था पर्णदंत, पर्णदंत तो राज्यपाल था, गवर्नर, उसका बेटा पर्णदंत का नाम क्या है, चक्रपालित। उस चक्रपालित को जूनागढ़ का मेयर बना रखा था। मेयर को उस जमाने में पुरपति कहते थे, शहर का प्रमुख। मौर्य काल में मैंने बताया था आपको नागरक, नागरक तो मेयर बना दिया। अब इसको कहा कि तू दोबारा बनवा देना उसको। तो चक्रपालित ने आखिरी बार इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था आखिरी बार, किसने कराया बताओ? चक्रपालित ने। लेकिन वास्तव में करवाया किसने? सच बात है, स्कंदगुप्त ने। फिर स्कंदगुप्त को भी लगा यार पहाड़ पर जगह खाली पड़ी है, तो उसने भी कहा बोले लिख दो रहे मेरे नाम से भी। तो उसके नाम से भी जो है यहां पर विवरण लिख दिया गया। ये जितनी भी बात मैंने बताई, स्कंदगुप्त का राज्यपाल पर्णदंत, पर्णदंत का बेटा चक्रपालित, चक्रपालित जो कि जूनागढ़ का पूर्वपति था, उसके माध्यम से सुदर्शन झील का और उस बांध का पुनर्निर्माण करवाया गया। कल परसों पूछा था किसी साथी ने, सर वो सुदर्शन झील, मैंने कहा रुक जा रहा आओगी, जब आएगी जब ही तो आएगी, बीच में थोड़ी ना ला। तो मैडम नींद आ रही है? नहीं तू झील देख, झील देख कितनी सुंदर दिखाऊं, तेरी नींद चली जाएगी। पानी छह, हाँ छह कौन पानी? हाँ जी, काली, हाँ डुबकी, हाँ डुबकी लगाएगी तो नींद बिल्कुल नहीं आएगी। तो अच्छा तनाव है नींद है ना, तो डुबकी तो रहने दे। वो वहां जो पहाड़ दिख रहा है ना दोस्तों, वो गिरनार पहाड़ी है, लेक उसी पर लिखा गया है। तो सुंदर है कि नहीं है? इसीलिए झील का नाम सुदर्शन झील, सुदर्शन झील, सुदर्शन जी। तो अच्छा लगने के लिए तो मैंने दिखाया था। ओके, तो दोस्तों यदि आप इसको थोड़ा सा देखना भी चाहो तो डिटेल भी देख लो। सुदर्शन झील रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख सौराष्ट्र में गिरिनगर के पास में है। ये गिरिनगर नहीं गिरनार है, सही शब्द गिरिनार या गिरनार। निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने कराया। प्रांतीय शासक का मतलब गवर्नर है ना, जानकारी पूरी रखो, ने करवाया था। और बाद में उसमें नहर निकाली। रुद्रदामन के समय अतिवृष्टि से झील का बांध टूट गया, ये तो कूद करके आ गया। गूगल तो यही होता है ना, गूगल बाबा आधी जानकारी देता है। अशोक की जानकारी खा गया। अशोक के समय कौन था बताओ? तुषास्य ने पुनर्निर्माण पहली बार, दूसरी बार रुद्रदामन, और तीसरी और लास्ट बार स्कंदगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने। तो इसने लिखा है रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का मरम्मत करवाई, प्रजा पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से अत्यधिक वर्षा से झील का बांध फिर टूटने और सौराष्ट्र के प्रांतीय शासक प्रणदंत के पुत्र चक्रपालित ने झील की मरम्मत कराई। तो पूरी जानकारी आप रखें, मैं लिखवाऊंगा आपको पूरी जानकारी, ठीक है? तो ये बात थी। एक बात और बता देता हूं मैं, इसको तो छोड़ो।
या पहले मैं इतना लिखवा दूं यार एक बार, है ना, आगे की बात आगे करेंगे। यहां से यूं कहीं उतारो पहले तो। स्कंदगुप्त की उपाधि भी लिख देता हूं मैं, परम भागवत, है ना आगे। इसकी उपाधि है दोस्तों परम भागवत। ओके, हाँ जी लिख दिया। ओके, अब आगे लिखेंगे, हेडिंग डालो, सुदर्शन झील। हेडिंग डालें सुदर्शन झील, सुदर्शन झील। और इसमें लिख दें चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने पिलासनी, मैं नाम लिखे तो थे, किधर रह गए पता नहीं। पिलासनी, ये रहा, पिलासनी एवं चंद्रगुप्त मौर्य ने पिलासनी एवं स्वर्ण सिक्ता, सिक्ता नदियों पर अपने राज्यपाल, अपनी राज्यपाल पुष्यगुप्त, अपने राज्यपाल पुष्यगुप्त लिखा हुआ है ऊपर, के द्वारा के द्वारा बांध बनवाया, बांध बनवाया एवं सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सुदर्शन झील से, सुदर्शन झील से नहरें निकालकर, नहरें निकालकर सिंचाई की जाती थी। सिंचाई की जाती थी। अशोक के समय बांध के टूटने के कारण टूटने के कारण अशोक ने अपने गवर्नर,
अपने गवर्नर यवन तुषा से, यवन यवन लगा देने, यूनानी था वो, यवन तुषा से लिखा हुआ है, तुषा से बोर्ड पर, यवन तुषा से के द्वारा बांध का पुनर्निर्माण करवाया, बांध का पुनर्निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया। ओके, आगे लिखे। रुद्रदामन के समय बांध टूट गया था, अतः रुद्रदामन ने अपने राज्यपाल सुविशाख के द्वारा बांध का पुनर्निर्माण करवाते हुए पुनः सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। तथा जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया। जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया। आगे, गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय, गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय बांध पुनः टूट गया था। बांध पुनः टूट गया था। अतः स्कंदगुप्त ने गुजरात के गवर्नर, पर्णदंत के पुत्र चक्रपालित को जूनागढ़ का पुरपति बनाया। एवं सुदर्शन झील का अंतिम बार पुनर्निर्माण करवाया। सुदर्शन झील का अंतिम बार पुनर्निर्माण करवाया। ओके, हाँ, नीचे और भी लिखे। स्कंदगुप्त ने
स्कंदगुप्त ने जूनागढ़ स्कंदगुप्त ने जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया, जिसमें हूणों को काली सिंध के किनारे हराने, हूणों को काली सिंध नदी है ना, काली सिंध, तो हूणों को काली सिंध नदी के किनारे हरानी का उल्लेख किया। ओके, लिख दिया। तो हमने स्कंदगुप्त भी लगभग पढ़ लिया, बस एक सुनने वाली बात है, सुन लो। सबसे जो भूचाल भारतीय इतिहास में कोई आया, वो भूचाल था मध्य एशियाई बर्बर और वीर जो जाति थी जिसका नाम था हूण, उनका भारत पर आक्रमण। ये भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, एक परिवर्तनकारी बिंदु माना जाता है। यदि हूण भारत को तबाह नहीं करते तो ये गुप्त साम्राज्य भी लंबा चलता और भारत इतना कमजोर ना पड़ता। और वास्तव में भारत को प्रकृति ने इतनी सुदृढ़ सीमाएं दी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारतीयों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। बस प्रकृति ने भारत में ये जो हिमालय बनाया था, यहां इतना ऊंची और इतना चौड़ा और ऊंचा ये हिमालय, जिसने भारत को प्राकृतिक सीमाएं दी है। ये हिमालय जिसे हम यहां पर कराकोरम कहते हैं, इसको यहां अराकान कहते हैं, अराकान। और ये यहां कराकोरम, और ये साल्ट रेन, सुलेमान और किरथर, तो ये पूरा ही समुद्र, अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला से भारत को सीमा प्रदान की गई है, हिमालय। लेकिन 4 दर्रे इस हिमालय में ईश्वर ने छोड़ दिए। इसमें तो कोई दर्रा नहीं है, इसमें एक ब्रह्मपुत्र आती है, लेकिन वो गार्ज है, इतना पतला, और वो भी 5 किलोमीटर पहाड़ कटा हुआ, उसमें कोई पार नहीं कर सकता। उसके अंदर जाने का मतलब है खेल खत्म, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की वो गहराई और वो प्रवाह और वो कटा हुआ पहाड़, बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, और वो सैवाल नमी के। लेकिन यहां ये जो दर्रे हैं 4, मैंने बताया था, सबसे पहला दर्रा है खैबर, फिर है बोलन, फिर है गोमल, मैंने याद कराया था एक बार, फिर है टोची। ये 4 दर्रे हम बंद नहीं कर पाए, आधा किलोमीटर के दर्रे होंगे ज्यादा से ज्यादा, ये भारतीय शासक बंद नहीं कर पाए, इन पर निर्माण नहीं करा सके। और चीन वाले शासकों ने इन आक्रमणों को रोकने के लिए एक दीवार बनवा दी, चीन की महान दीवार जिसे कहा जाता है। यहां समुद्र से लेकर के, यहां समुद्र प्रशांत महासागर से लेकर के और यहां हिमालय तक चीन की दीवार। उसी समय हमारे मौर्य शासक के समकालीन हुआनटी जो शासक था चीन का, उसने वो दीवार बनवाई थी। इतनी लंबी दीवार उसने बना दी, हमारे शासक ये 2-4 किलोमीटर का क्षेत्र कवर नहीं करा सके। यदि ये कवर हो जाता तो भारत का आज इतिहास कुछ और होता, लेकिन नहीं। इसलिए भारत पर सदा ही आक्रमण होते रहे। मैंने आपको बताया था कि जैसे यूनानी आक्रमण बताया था ना, जिसको हमने इसके बाद इंडो ग्रीक
हिंद यूनानी, इसके बाद में पहलव, फिर शक, और फिर कुषाण, फिर पुष्यमित्र, और फिर अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको हूण। इसके बाद में तुर्क आक्रमण, फिर मंगोल आक्रमण, और फिर मुगल आक्रमण। ये सारे इन दर्रों से होकर हुए। भारत का इतिहास इन दर्रों ने बदला। इनमें सबसे खतरनाक ये हूणी थे, सबसे ज्यादा। हूण इतनी बर्बर थे कि इन्होंने 4 साम्राज्य खत्म कर दिए। ये जो इस क्षेत्र से इन्होंने प्लान किया, यूरोप की ओर बढ़े सबसे पहले। ये उस समय यूरोप में हूणों ने जो पूरे यूरोप पर एक साम्राज्य था जिसका नाम था रोमन साम्राज्य, हमेशा के लिए मिटा दिया गया। हूणों की एक शाखा चीन के पीछे पड़ गई और यहां चीन की दीवार को तोड़ दिया, और इसके बाद में रेगिस्तान को पार कर चीन को रोन दिया। चीन में जो सांग साम्राज्य था उसे खत्म कर दिया। एक शाखा हूणों की ईरान में उतर गई। ईरान का प्रसिद्ध 2000 वर्षों से टिका हुआ सनसानी साम्राज्य धूल में मिला दिया गया। और हूणों की जो सबसे प्रबल ताकतवर जो भाग था वो भारत की ओर आगे बढ़ा। बोलन और खैबर दर्रों को पार करते हुए, इन क्षेत्रों को रोंदते हुए ये आगे बढ़ते गए। लेकिन काली सिंध के किनारे, चंबल और काली सिंध के किनारे इन्हें किसने हराया? स्कंदगुप्त ने। लेकिन स्कंदगुप्त को 7 वर्ष लग गए हूणों को हराने में। एक बार नहीं, हूण तो एक बाढ़ की तरह आ रहे थे। एक भाग आया, फिर दूसरा आक्रमण, फिर तीसरा आक्रमण, फिर चौथा आक्रमण, फिर पांचवा। 7 बार आक्रमण, और 7 बार स्कंदगुप्त ने चंबर और काली सिंध के किनारे इनको पराजित किया। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि बाद में हूण हार कर इसी क्षेत्र में बस गए, और कालांतर में इन हूणों को राजपूत कहा गया। और जिस क्षेत्र में ये बस गए उसका नाम राजपुताना हो गया। हूण आज भी, यानी राजपूत आज भी काली सिंध और चंबल के इधर ही है, आगे नहीं है। कर्नल जेम्स टोड कहता है, मैं नहीं कहता। तो राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से मानते हैं, और ये जो हूण थे यही कालांतर में राजपूत बन गए। क्योंकि गुप्त काल तक एक भी राजपूत नाम इतिहास में नहीं आता, और गुप्त काल के बाद राजपूत इतिहास में बच जाते हैं। यानी अगली हेडिंग अपने राजपूत काल है। तो राजपूत काल अचानक कहां से आ गया? अचानक इतने राजपूत कहां से आ गए? इससे पहले तो एक भी नहीं है, नाम ही नहीं है। तो यही बात चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में लिखी है। उसने लिखा, थोड़ा घुमा के, उसने लिखा कि गुरु वशिष्ठ ने माउंट आबू पर यज्ञ किया था, और उस यज्ञ में 4 योद्धा प्रकट हुए। सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार, दूसरे नंबर पर चालुक्य, तीसरे नंबर पर परमार, और सबसे लास्ट 4 और हाथों वाला चहुमान। तो चौहानों की उत्पत्ति ये बताता है कि विदेशी आए थे, हमारे ब्राह्मणों ने उन्हें कहा कि आग के पास बैठो, यज्ञ कराएंगे। और यज्ञ करा करके ओम नमः समर्पयामि स्वाहा पवित्र हो गए, हिंदू धर्म में आ गए हो। हमारे अग्नि के साक्ष्य में चाहे ब्याह देख लो और चाहे हवन के माध्यम से, सारे शुद्धि संस्कार यज्ञ के माध्यम से होते हैं। और माउंट आबू पर, यानी दक्षिण राजस्थान में ज्यादा है राजपूत, और वहां पर इनकी संख्या ज्यादा थी। तो हम इसी समय देखते हैं गुप्त काल के तुरंत बाद कि चित्तौड़ में गुहिल ने
पहला राजपूत राजवंश का निर्माण किया। ठीक इसी समय 550 में। अभी तो 467 की बात है, लेकिन 550 में चूंकि राजपूत यहां बस गए, राजपुताना कहलाया, और जो आने वाले हूण थे बहुत पराक्रमी थे दोस्तों उस समय के हूण, इसलिए राजपूत भी बहुत पराक्रमी थे। और आज भी इतिहास में जब भी कोई बड़ा घमासान मचता है तब लोग खोज करते हैं कि कौन था इसकी जड़ में, उसको कहते हैं हूण की जड़, अर्थात हूणों को आक्रांताओं की जड़ कहा गया। यही जिन्होंने यूरोप को खत्म कर दिया था, यही जिन्होंने चीन को खत्म कर दिया था, यही जिन्होंने ईरान को खत्म कर दिया था, लेकिन उन्हें भारत में हराने वाला शासक था। इन हुणों को यूरोप में कोई नहीं हरा पाया, चीन में कोई नहीं हरा पाया, ईरान में कोई नहीं हरा पाया, लेकिन भारत में तो स्कंदगुप्त ने हरा दिया। इस बात के प्रमाण दो जगह मिलते हैं। कहां मिलते हैं? दो जगह। कहां मिलते हैं? एक तो B3 में, ये देखो, देखा क्या आपने? ये लो। और दूसरा कहां? चूंकि मैंने पहले ही बता दिया, आपको समझाना था तो कहानी पूरी समझा दी। आप चाहो तो एक लाइन और लिखा दूं। लिखो, डालो रे हेडिंग हूण आक्रमण की, एक लाइन लिखाऊंगा हेडिंग डाल करके। हाँ 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 जी। यज्ञ कौन करते हैं? और बेटा मैं यज्ञ क्यों कराऊंगा? मेरा तो यज्ञ हो गया है, शादी हो गई है। और भारतीय भारतीय संविधान दूसरी शादी की अनुमति देता ही नहीं है, तो मेरा तो यज्ञ हो गया। अब तो तेरा यज्ञ होगा, जब जब जरूर आएंगे, उसमें बुलाना। हम भी स्वाहा समर्पयामि कन्यादान दे देंगे, तो चिंता मत कर, बुला लेना तो ठीक है। हाँ, हेडिंग डालो रे हूण आक्रमण, हूण आक्रमण की लिखो। इसमें मध्य एशियाई हेडिंग हूण आक्रमण, तो ध्यान तो अब ब्रेक पर था, तो ब्रेक पर ध्यान मत रखा कर, तू ब्रेकअप मत करा कर, तू जोड़ने की बात करा कर। हाँ बेटा, लिखो तो हूण आक्रमण। मध्य एशियाई योद्धा जनजाति, अर्जी मध्य एशियाई मैडम लिखो, मध्य एशियाई योद्धा जनजाति हुणों ने हुणों ने हुणों ने स्कंदगुप्त के समय भारत पर आक्रमण किया। स्कंदगुप्त के समय भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण किया। स्कंदगुप्त ने इन हुणों को सात वर्षीय संघर्ष के बाद 7 वर्षीय संघर्ष के बाद काली सिंध नदी के तट पर काली सिंध नदी के तट पर काली सिंध नदी के तट पर पराजित किया। पराजित किया। हुणों का नेता हुणों का नेता खुशनेवाज था। हुणों का नेता खुशनेवाज था।
हुणों का नेता खुशनेवाज था। ठीक है, लिख दिया।